क्या हो गया? हाँ, रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट। तो सेटिंग्स चेंज किए थे क्या? हाँ? उसको अच्छा, क्विक हिल। वो अपडेट हो रहा होगा ना। हेलो। यस सर। हाँ, चलो चालू करते हैं। कल हम यहाँ एसएन कर्व कैसे बनता है वो देख रहे थे, है ना? ये वाला। ये एसएन कर्व देख रहे थे। एसएन कर्व देखो, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। एसएन कर्व किसके किसके बीच में बनाते हैं वो जरा याद रखना है। ये मतलब आपको याद रखना है कि इसमें किसके किसके बीच का ये ग्राफ होता है। इसमें आपको सबसे पहले वाई एक्सिस पे ये लेना है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे 3 लेना है। ये ग्राफ 0 से चालू नहीं होता, ये ग्राफ 3 से चालू होता है, ठीक है। ये ग्राफ 3 से चालू होता है। पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए का एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस लॉग टू द बेस 10, 0.9 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल का दिया हुआ होता है, ये लेके चलेंगे। अच्छा, ये 3 क्या चीज है ये भी जान लो। ये लॉग लॉग ग्राफ है ना? ये जो है ना, दिस इज लॉग टू द बेस 10 इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो n का वैल्यू जब आप रखते हैं, n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, तो उसका लॉग लेने से 3 आता है, ठीक है। इसका लॉग लेने से 3 आता है, तो इसीलिए ये 3 से चालू होता है, ठीक। वैसे पॉइंट बी का एक्स एक्सिस होगा 6 और वाई एक्सिस होगा लॉग टू द बेस 10 एक्स पी, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब इसमें वाई एक्सिस में 2 लिमिट है, एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और दूसरा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। और एक्स एक्सिस में 2 लिमिट है, 3 और 6, ठीक है। ये कहलाता है पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको बीच में कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद बीच का कोई एक पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट का कुछ डाटा दिया होगा, एक डाटा दिया होगा और एक डाटा निकालना होगा। एस एफ दिया है, एन निकालना है, या एन दिया है, एस एफ निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये ज्वाइन ए भी बोला, ज्वाइन ए भी कर दिया, ठीक है। इसके बाद बोलता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ एन, ठीक है। अगर मुझे एन पता है, अगर मुझे एन पता है, इफ एन इज गिवन, एन इज गिवन, ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड, हम उसकी फटीग लाइफ फाइंड कर सकते हैं। फटीग लाइफ, फटीग फटीग लाइफ या फटीग स्ट्रेंथ उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। एसएफ ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस ग्राफ से ये है कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा ग्राफ, ठीक। अब ये है कि ग्राफ से एसएफ कैसे निकालोगे, एसएफ कैसे निकालोगे। ये लिखा है ड्रॉ ए लाइन एफई, ड्रॉ ए लाइन एफई, ठीक है। ये ई एफ एक लाइन बनाना है यहाँ पर और एक सी एफ लाइन बनाना है। अब आपको ना इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल नंबर 1, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो ये है कुछ नहीं, ट्रायंगल का हाइट बाई बेस का रेशियो बनाते हैं, एक कंप्लीट ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए डी अपॉन बी डी ऐसा करते हैं, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। एडी कितना होगा बताओ, एडी होगा log 10.9 SUT माइनस log 10 SE होगा, ठीक है। और बीडी कितना होगा, बीडी होगा 6 - 3, ठीक है। तो एडी अपॉन बीडी करना है और वैसे ही ना ये छोटा ट्रायंगल लेना, ये वाला, ये वाला, ठीक। इस ट्रायंगल में क्या होगा, FC अपॉन BC, ठीक है। इससे हमको फार्मूला मिलेगा, है ना। ये पावर पॉइंट क्या कर रहा है, हमारा बड़ा पुट वैल्यू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और उसको स्केलिंग करके क्या करते हैं, छोटा कर दिया, तब माने कि छोटा हो गया स्केलिंग करके, when this to get formula sx is more than 1, less than 1 तो छोटा हो जाएगा, more than 1 तो बड़ा हो जाएगा, याद रखना, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला बन के आ जाता है, उस फार्मूले को मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं, यही आसान कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फटीग स्ट्रेंथ ऐसा इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय यूजिंग द अबव प्रोसीजर, ठीक। तो ये एसन कर्व है, इसका फोटो वोटो खींच के रख लो, बता पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चले, जवाब दीजिए स्केलिंग है, क्योंकि Sx की जो वैल्यू है वही Sy की वैल्यू है, वही Zx की वैल्यू है। अगर तीनों की वैल्यू सेम होगी, अगर आपको तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्केलिंग। और हमारे केसेस में हम यूनिफॉर्म स्केलिंग देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म नहीं देखते। दिस इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हो गया थ्योरी खत्म, ठीक। अब न्यूमेरिकल में चलते हैं। ये ध्यान देना, ये जो न्यूमेरिकल है ये इनफाइनाइट लाइफ का है, फाइनाइट लाइफ का नहीं बना रहे हम, इनफाइनाइट लाइफ का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इसमें n नहीं दिया होगा। इनफाइनाइट लाइफ के प्रॉब्लम में क्या होता है कि n दिया हुआ नहीं होता है। अब ये देखो, अगर कोई फिक्स पॉइंट पे स्केलिंग करना है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ठीक है। लाइफ n इज नॉट गिवन हियर। बात समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो। The plate is made of steel 20C8 जिसका SUT 440 है, in hot rolled and normalized condition. It is subjected to a completely reverse axial load of 30 kN, ठीक है। रिवर्स लोड है, एक्सियल रिवर्स लोड है, एक्सियल लोड है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। रिवर्स लोड होने का मतलब ये कभी टेंसाइल होगा, कभी कंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको वैल्यू दिया हुआ है +- 30 kN। The notch sensitivity factor can be taken as 0.8
and the expected reliability is 90%. The size factor is 0.85. The factor of safety is 2. Find the plate thickness for infinite life. अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन क्लियर है कि आपको ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है. दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ऑब्जेक्ट का साइज को इतना बड़ा करना है, स्केलिंग करना है. मतलब क्या हो रहा है, एसएक्स की वैल्यू जो है बड़ी वाली है ग्रेटर देन 1. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हो गया क्वेश्चन लिखिए या दो हाँ सेलेक्टेड पोजीशन. उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले आपका इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को रखा. This is our initial position of the object. और ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, पीछे को पूरा खींच लिया पाइवट पॉइंट. फिर ऑब्जेक्ट का क्या किया हमने, साइज को बढ़ाया और उसके बाद फाइनल पोजीशन में छोड़ दिया. तो इसका मैट्रिसेस कैसा बनेगा, दिस इज योर मैट्रिसेस ऑफ स्केलिंग. तो ये क्या किया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को पीछे की ओर खींचा और ट्रांसलेशन ऑपरेशन किया. उसके बाद ऑब्जेक्ट का साइज को बढ़ा दिया, स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया और ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल पोजीशन में छोड़ दिया. तो क्या हुआ, दिस इज योर कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन कौन सा हुआ, स्केलिंग हुआ. और इसका हुआ along x, y and z डायरेक्शन. और टू दिस मैट्रिसेस है, इसलिए आपको क्या बना, आपको 4x4 का. ये क्लियर है, तो आगे बढ़ता हूं. बताओ बोलो, क्लियर है ये? Yes or no? ये क्लियर है? स्टूडेंट से समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? हो गया क्लियर है? आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. अब ये देखो यार, ये नेक्स्ट पूछता है 3D रोटेशन. अगर 2D के कांसेप्ट क्लियर है तो 3D में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना. और ये आपका 3D रोटेशन का है. कौन से अबाउट, along x axis rotation, along y axis rotation. आशीष रंजन लिख लिया भाई क्वेश्चन. अब क्या होता है, इसमें आशीष रंजन जनरल 3D रोटेशन क्या होता है, रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस दिया रहता है, कोई भी एक्सिस के अबाउट दिया रहता है, दैट इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. आकाश एक्सिस है उसके साथ कोई भी पैरेलल होगी, उसके अबाउट दिया रहता है. और दूसरा टाइप का केस क्या बनता है, रोटेशन अबाउट आकाश देवांगन. दो टाइप के बनते हैं. और नॉर्मली आप लोगों को क्या रहता है, रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस का न्यूमेरिकल देते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि किस एक्सिस के अबाउट का रोटेशन दिया है और उसके अकॉर्डिंगली मैट्रिसेस कैसा बनेगा. बस यही आपको ध्यान रखना है. अगर आपको मैट्रिसेस याद है, लक्ष्मण सर की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है. ये पावर पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ो. चलो ये एग्जाम में पूछ सकता है. हो गया, लिख लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम तो ऑलरेडी जानते ही हो कैसा है ये डायग्राम, है ना. एक प्लेट है जिसमें होल है,
तो इसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालना तो कुछ पता ही है। ये हमारा 3/3 का है और ये वाला रोटेशन क्या है अबाउट z एक्सिस है, ये रोटेशन क्या है अबाउट x एक्सिस है, ये रोटेशन क्या है अबाउट y एक्सिस है। घर इसको याद रखना हाँ अबाउट z एक्सिस यहाँ Yes, वैल्यू नहीं आपका 0 0 1 0 होगा। दिस इज क्लियर टू यू, ये रोटेशन अबाउट z एक्सिस का इसको याद रखना है, पूछ सकता है। अगर रोटेशन अबाउट x एक्सिस क्या होगा तो पहली वाली वैल्यू 4/4 का मैट्रिक्स वैसी डेरिवेशन का जो अपन ने 2/2 का दिया था सेम वैसे ही ये हमारे को 3/3 का बनता है और ये 4/4 का क्यों बना है क्योंकि होमोजेनियस। दिस इज क्लियर टू ऑल। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो नोट करते हैं। डेटा क्या गिवन है, लोड गिवन था, लोड कितना है 30 किलो न्यूटन प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद एसयूटी दिया हुआ है 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 2 और रिलायबिलिटी दिया हुआ है 90%, नॉच सेंसिटिविटी दिया हुआ है 0.8, ठीक है। और रिलायबिलिटी नहीं, के भी क्या था, के भी था साइज फैक्टर दिया हुआ है 0.85, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो मेरी बात समझ में आया, मतलब ऑब्जेक्ट को आप सीधा हाथ से पकड़े और घुमा दीजिए। स्टेप 1 सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस फॉर प्लेट। आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि एंड्योरेंस लिमिट कितना होगा प्लेट का, ठीक है। तो एंड्योरेंस लिमिट का जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, आइडियल वैल्यू होता है एस ई डैश, ठीक है। ये आइडियल है, आइडियल वैल्यू एस ई डैश होता है। और आइडियल वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं, दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ एसयूटी, 0.5 टाइम्स ऑफ एसयूटी कर दिया यहाँ पर 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये फटाफट बनाते जाना, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना, ग्राफ व्राफ देखना पड़ेगा इसको। तो इसमें सबसे पहले आप आइडियल एंड्योरेंस स्ट्रेस निकाल लो। आइडियल एंड्योरेंस स्ट्रेस निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ एसयूटी होता है, 0.5 टाइम्स ऑफ एसयूटी लगा दो, 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम जाते हैं, पहला हमारा के ए क्या कहलाता था, साइज फैक्टर और क्या क्या फैक्टर थे, बहुत सारे फैक्टर थे ना, उसमें के ए देखना है 0.67 जो है। अभी हम जाते हैं, एक मिनट, इसमें डाटा बुक देखना पड़ेगा हमको, है तो डाटा बुक में जाते हैं। अब इसमें क्या है, लॉन्ग ये कौन सा है बताना, z एक्सिस है, तो ये डाटा बुक में गए, एक डाटा बुक में ये देखो, इसको ध्यान देना है, इसका क्वेश्चन पूछो समझ लो इसको। डाटा बुक में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में हमको फैक्टर सब दे रखा हुआ है, यहाँ पर आगे में। और ये काय के लिए होता है मेरे को बताओ, तुम लोग जवाब पेज नंबर ये वाला और ये वाला के बी लिखना चालू होगा, जहां से वहां से देखेंगे के बी कहाँ से दिया है, ये सब केटी का है, ये सब केटी निकालने का है। बोलो होमोजेनियस के लिए इसके लिए होता है, मेरी बात समझ में आया ना। तो ये होमोजेनियस के लिए हो गया, और हमारी एक्सिस कहाँ से होती है, ऊपर देखना, दिस इज एक्स के लिए होता है, दिस इज वाई के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, जेड के लिए होता है, और ये वाला कॉलम का के लिए होता है, होमोजेनियस के लिए होता है, दिस इज कॉलम फॉर मैंने एक्स। अभी समझ में आया। साइक्लिक स्ट्रेस देखो यहाँ से आएगा, के बी कैसे निकालना है, नॉच सेंसिटिविटी वो ये हो गया, और नॉच सेंसिटिविटी का ग्राफ हो गया। नॉच सेंसिटिविटी अपने को निकालने की जरूरत नहीं, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, नॉच सेंसिटिविटी दे रखा है। और अब देखो ये हो गया, देखो ये एस ई डैश 0.5 लेना है, क्योंकि ये अपने को जो क्वेश्चन में दिया वो स्टील दिया हुआ है ना, तो ये 0.5 एसयूटी ले लिया हमने, एसिड डैश निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, ये मेन फार्मूला यही है, मेन फार्मूला यही है, ये अपने को यहाँ से सारी चीजें देखते जानी है। हमने सबसे पहले ये ले लिया,
हाँ, ये देखो इसके कहाँ से बाद हुआ है? दूसरा चीज हम क्या लेंगे, कहाँ कहाँ तक दूसरा हमको ये फॉर्मूला देखना है। इसमें पहला ऐसी डैश अपन ने निकाल लिया। अब अपने को के ए देखना है। के ए क्या होता है? के ए सरफेस फिनिश फैक्टर होता है। सरफेस फिनिश फैक्टर कहाँ दिया हुआ है? टेबल नंबर 5.35। टेबल नंबर 5.35 में चलते हैं। लट्टू देखा ना कि लट्टू जो खुले हुए कभी टेबल नंबर 5.35। वो हम कहाँ पे रोटेशन देते हैं? वो हमारे 5.35 ये दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ सरफेस फिनिश फैक्टर के ए। सरफेस फिनिश फैक्टर देखो कौन सा स्टील था क्वेश्चन में, जरा देखना कौन सा स्टील था। 440 देखना है ना अपने को, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 440 है। 440 है मतलब यहाँ कहीं होगा, ये बीच में, ठीक है ना। 440 यहाँ कहीं होता है। ये यहाँ कहीं आएगा 440, ठीक है। 440 और कौन सा स्टील था? थोड़ा देखो तो, नाम पढ़ो तो क्या लिखा था? मशीन लिखा कि हॉट रोल्ड लिखा? मेरे ख्याल से हॉट रोल्ड लिखा हुआ था। हॉट रोल्ड एंड नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। हाँ, हॉट रोल्ड एंड नॉर्मलाइज्ड है ना, ये हॉट रोल्ड वाला है, ठीक है। तो हॉट रोल्ड में चलते हैं अपन। ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया हॉट रोल्ड वाला। तो यहाँ से हमको ये वैल्यू दिखता है, ये वाला, ये लेना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कितना आएगा? ये 0.7 से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। तो 0.7 से थोड़ा सा छोटा आएगा तो 0.68 या 0.67 ऐसा कुछ ले सकते हैं, ठीक है। 0.68 या 0.67 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिया हुआ है, बुक में लिया हुआ है 0.67, तो आप लोग भी नोट कर लो के ए इज इक्वल टू 0.67। के ए इज इक्वल टू 0.67। ये देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर हमारे को नहीं चेंज करेंगे, समझ में आया ना कि हमने हमारे को अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बात समझ में आया आपको? इसका मतलब क्या है? आपको मैट्रिसेस का जो ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है उसको चेंज नहीं करना। इज क्लियर टू यू? ठीक है। के ए इज इक्वल टू 0.67 लिया हुआ, देखो ये, इसको बताता हूँ कैसे, इसको है ना। समझो। ये देखो क्लास, तो इस तरीके से के ए निकल गया। के ए कहाँ से निकला? ग्राफ से निकला, है ना। के ए फ्रॉम ग्राफ। यस और नो? के ए टेबल नंबर 5.35 डाटा बुक, बड़ा करना है तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। डाटा बुक के टेबल नंबर 5.35 से निकला। अब आते हैं के बी। के बी तो क्वेश्चन में दे रखा है 0.85 लेना है, ठीक है। रिलायबिलिटी 90% लिखा हुआ है, तो रिलायबिलिटी 90% के लिए कितना वैल्यू दिया था टेबल में? देखो तो डाटा बुक के टेबल में रिलायबिलिटी दिया होगा, के ए के बी रिलायबिलिटी दिया होगा। कौन सा वाला? रिलायबिलिटी आपको मिलेगा डाटा बुक में। और इसको यहाँ लिख दिया या इसको यहाँ लिख दिया, अगर आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ का जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ये यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें रिलायबिलिटी फैक्टर दिया होगा कहाँ? ये देखो साइज फैक्टर भी दिया है, लेकिन साइज फैक्टर अपने को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब आते हैं रिलायबिलिटी फैक्टर। रिलायबिलिटी फैक्टर के सी, रिलायबिलिटी फैक्टर के सी ये दिया। रिलायबिलिटी फैक्टर 90% के लिए के सी कितना लेना? 0.897 0.897। ये वाला अब इस पावर पॉइंट 0.897 के सी
ये ध्यान रखेंगे, टेबल नंबर 5.37, टेबल नंबर 5.37, ठीक। तो यहाँ से ये मिल गया आपको, नोट कर लेंगे। स्क्रीन के ऊपर मेरा फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और अगर मैंने पहले z एक्सिस को रोटेट कर दिया और फिर मैंने x एक्सिस को रोटेट कर दिया, तो ये केसी आ गया, केसी 0.897, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, देखो ये यहाँ तक हो गया, इसके बाद अपने को क्या निकालना है वो देखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, के ए हो गया, के बी हो गया, के सी हो गया, अब रहा के डी निकालना है। अब के डी कैसे निकलता है, तो के डी इज इक्वल टू 1/के_एफ करके निकलता है, ठीक है। और के एफ कैसे निकलेगा, तो के एफ निकलेगा, के एफ इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू इंटू के टी -1, ठीक है, के टी -1, यही आपको ना क्वेश्चन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसके लिए अपने को सबसे पहले के टी निकालना होगा। तो के टी कैसे निकलेगा, तो के टी निकालने के लिए सबसे पहले के टी निकालो, है ना, के टी निकालो, क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, के टी और क्यू रखोगे के एफ आएगा, के एफ रखोगे के डी आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को के टी फाइंड करना है, फाइंड के टी। अब के टी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमको क्या करना है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, रोटेट करना है। बात समझ में आया ना। तो अगर हमारे को इसमें अगर हमारे को रोटेशन दिया है तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। फाइंड के टी। ऐसा केस दिया रहता है, तो इसमें क्या तो करना के टी है, फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं, वो जो हमारा प्लेट था, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, इसके बीच में एक होल बना हुआ है, ठीक है। और इसका, इस प्लेट का d/w की जरूरत होगी हमको, है ना, d/w की जरूरत होगी। तो d कितना दिया हुआ है, होल का डाया 10 दिया हुआ है, और w का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो d/w इज इक्वल टू 0.2, d/w जब 0.2 होगा तो kt कितना होगा, ये हम ग्राफ से देख सकते हैं। ये तो तुम निकाल चुके हो पहले, तुमको पता है कैसे निकालते हैं। पहले समझ लो, फिर मैं पावर पॉइंट में समझ में आएगा। इसमें क्या किया, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया एक्सिस ऑन टू द एक्स एक्सिस, यहां पे चिपक जाएगा। ये सबसे पहला फिगर अपना, अब इसमें दिख रहा है, समझ में आया, ये वाला देखो, d/w इज इक्वल टू 0.2 आया था। d/w जब 0.2 होता है तो kt का वैल्यू कितना आता है, d/w 0.2, ये वाला 0.2, जब ये 0.2 होगा तो kt का वैल्यू कितना आएगा, kt इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो kt इज इक्वल टू 2.5, ठीक। तो kt का वैल्यू आप लिख लो, kt इज इक्वल टू 2.5। क्या बोल रहा समझ में आया, सेम चीज हम प्रॉपर्टीज लिखे, ट्रांसलेशन वगैरह सब में करते बाद उसमें स्केलिंग भर नहीं, दिस इज क्लियर टू यू। अब ये देखो, अब इस पावर पॉइंट को दिमाग में रख लो और इसके बाद इसको इससे कंपेयर करो। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, जो प्रीवियस बताया था मैंने आपको, kt इज इक्वल टू 0.25 लिखे, अभिषेक तिवारी। हेलो, यस सर, हाँ लिख लिए, kt इज इक्वल टू 0.25, लिखा। यस सर, लिख लिए। चलो, इसके बाद अब तुम्हारे पास 4 फैक्टर हो चुके हैं ना, के ए, के बी, के सी और के टी, लेकिन के डी निकालना है। तो के डी निकाल लो जरा फटाफट, क्यू तो दिया हुआ है, फॉर्मूला भी मैं बता दिया आपको। के डी निकालो, के डी कितना आएगा बताओ मुझे जरा जल्दी। कोई भी एक पोजीशन स्केलिंग कर रहा है तो आप कैसे कर सकते हो, आपने ये देखा कि ये वाली एक्सिस इसकी पैरेलल है, देखिए ना पैरेलल है, यस और नो, यस और नो,
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? KD, तो इसको कैसे भी घुमा सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्केलिंग ऑपरेशन है। ये देखो KF निकाला पहले और फिर KD निकाला। ये निकालने के बाद अब आप निकालोगे रियल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, एक्चुअल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, एक्चुअल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकल आएगा SE इज इक्वल टू हाँ, और उसका आपने सीधा सीधा मैट्रिसेस पढ़ा था, वो मैट्रिसेस था अभी जो अपन ने देखा था आपको था वो कौन सा मैट्रिक्स था। एक्चुअल एंड्योरेंस निकल आएगा, पूरा वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक स्टेप खत्म हुआ एंड्योरेंस लिमिट निकालने का। हमने निकाल लिया एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द गिवन प्लेट। ठीक है, SE समझ में आ गया? SE ये हमने निकाल लिया। ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे हैं, किस एक्सिस को घुमा रहे हैं, आपको एक्स एक्सिस के और जेड एक्सिस के और हमारे और इसमें कहां पे एक्स एक्सिस के और घुमा रहे हैं और इसमें वाई एक्सिस। ठीक है, KA KB KC और उसके बाद KT वगैरह निकाल के KD इस तरीके से हमने निकाला, ऐसे ही आ गया। 50.899 हाँ 50.9 दिया, राउंड फिगर 50.9। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये एक्सियल लोड है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला था ये बेंडिंग के लिए है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ना, ये KB KC ऐसी डैश, ये बेंडिंग के लिए है। लेकिन अगर एक्सियल लोड हो तो उसके लिए 0.8 टाइम्स ऑफ ऐसी करना पड़ेगा एक्सियल लोड के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली थ्योरी में बताया था। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, पिछली थ्योरी में मैं आपको बताया था कि अगर एक्सियल लोड हो तो 0.8 टाइम्स लेना होता है। ये देखो यहाँ लिखा है, फॉर एक्सियल लोडिंग SE एक्सियल इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ SE। देखो एंड्योरेंस लिमिट इन एक्सियल लोडिंग इज लोअर देन द रोटेटिंग बीम टेस्ट। ठीक है ना, वो रोटेशन के लिए है। ऐसी जो है ना वो रोटेशन के लिए है। अगर एक्सियल लोड हो तो इट शुड बी 0.8 टाइम्स ऑफ SE। तो इसको 0.8 टाइम्स लेना है, 0.8 टाइम्स ऑफ SE। 0.8 टाइम्स कर लो कितना हो गया, 40.7। 40.7। ठीक है, तो एक्सियल स्ट्रेस जो बनेगा इस प्लेट का, एक्सियल एंड्योरेंस स्ट्रेस वो बनेगा 40.7। 40.7। अब अपने को एक काम करना है, ये जो है ये तो मैक्सिमम एंड्योरेंस स्ट्रेस है। ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सियल एंड्योरेंस स्ट्रेस है। अब हम चलते हैं कि परमिसिबल कितना होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने का मतलब होता है वर्किंग या परमिसिबल। ठीक है, तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो। अपने को ट्वाइस सेफ लेके चलना है। मतलब अगर हम मैक्सिमम 40 का लगा सकते हैं तो हम इसको डबल सेफ रखने के लिए इसमें केवल 20 का ही लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें 20 का ही स्ट्रेस अलाउ किया जाएगा। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज 20 ओनली। ठीक है, अब ये जो प्लेट था, इस प्लेट का मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉमिनल स्ट्रेस, सॉरी ये जो प्लेट है, इस प्लेट का स्ट्रेस अपने को 20.36 मिल गया। ठीक है, अब अपने को थिकनेस निकालना है। तो थिकनेस निकालने के लिए अब हम जाते हैं प्लेट के क्रॉस सेक्शन में, मिनिमम क्रॉस सेक्शन में। प्लेट का जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन है वो कैसा था,
मैं आपको दिखा देता हूं एक बार ड्रॉ करके। ये जो अपना प्लेट है वो स्क्वायर शेप का है ना, और प्लेट में बना हुआ एक होल, ठीक है। अब इस प्लेट का ये विड्थ दिया हुआ था और ये डाया दिया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को ये लिखा हुआ विड्थ और ये दिया हुआ था डाया, ठीक है। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन कहाँ पर है? जहां पर होल है ना। मिनिमम क्रॉस सेक्शन होल वाली जगह पे है। Yes, अब sir. ये देखो, किसी ने वहां क्वेश्चन नहीं पूछा सर, अगर अपन कोई भी आर्बिट्री ऑफ एक्सिस के आउट घुमाते हैं, जब हमारे को याद इस जगह पे है, ठीक है ना। ऐसा घुमाते हैं तो हमको ये वाली हम एक्सिस ये है हमारे को काम नहीं आती, तो हमारे को गिवन काम प्लेस ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शन, तो हम क्या करते हैं, एक बार हमारे को क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन कितना होगा? आर्बिट्री एक्सिस है और उसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हाउ मच? x1 y1 z1 x2 मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा W minus W माइनस डी, अगर हमारे है ना, और W माइनस डी हो गया और इंटू टी, to thickness. है ना, इंटू थिकनेस, ठीक है। तो अब आ जाते हैं स्ट्रेस। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्ट्रेस कितना हो जाएगा? लोड अपॉन मिनिमम एरिया, मेडिकल में दे दिया, वैसे 100% ठीक है, लगा दो। आपको आगे अगले लगा दो। ना कहाँ लिखेगा, लेकिन कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेस आपके पास है, आप समझ लो, एरिया भी आपके पास है, लोड भी आपके पास है, केवल थिकनेस नहीं है, थिकनेस निकल के आ जाएगा। क्या है ये है, और किसके अबाउट घुमाना है, ये कैलकुलेट करो। इस एक्सिस का नाम हमको पता नहीं है, इस एक्सिस का नाम हमको क्या नहीं पता, आइडिया नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारा इसमें जो हमारे पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स है, कह लो वो क्या है, x1 y1 z1, और इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सिस के लिए हमने क्या लिया है, y2 और z2, ये बात समझ में आया ना। और हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर हमारे को जो एंगल दिया रहेगा, हमारे को अल्फा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा एंगल हमारे को, लो अल्फा दिया रहेगा, तो किस और बीटा दिया रहेगा। अल्फा किसके साथ बना रहा है, इसके साथ, ओरिजिनल एक्सिस के साथ, x पर x y और z, ये बात समझ में आया ना। उसके साथ एंगल एक बना रहा है, अल्फा भी हो सकता है बीटा भी, दूसरा एंगल क्या होगा, अल्फा हो सकता है बीटा हो सकता है। एक का नॉर्मल एक्सिस के साथ एंगल क्या, दैट इज अल्फा, और दूसरे के साथ दे दिया बीटा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो हमारा एक्सिस बनता है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक्सिस y एक्सिस, और उतना हमको साथ में ट्रांसलेशन तो हमारे तो ये ध्यान रखना, आपको नॉर्मली कैट के 7 सेमेस्टर में आपको नोटेशन अबाउट आर्बिट्री एक्सिस नहीं, पहले 4 सेमेस्टर में कंप्यूटर ग्राफिक्स के सब्जेक्ट आपको आर्बिट्री ये क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना पड़ता है इसमें, आपको जो दिया रहेगा आपको वही हो गया बना। Yes, sir. आ गया टी नॉर्मल एक्सिस Sir. गीता 36. Sir, 36.84, 837. 36.837 है ना, मतलब 36.84 Yes, sir. बोल सकते हैं, है ना। कहाँ दे सकते कोई भी एक्सिस ठीक है, ये सही आ गया, देखो इसके अनुसार, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आया कैसे बनाते हैं? ये जो क्वेश्चन है ना, इन Yes, sir. क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, एक सिंपल स्ट्रेस का फार्मूला लेना है
है ना। पूछो कोई और बहुत विशेष कुछ नहीं है, स्ट्रेस का फार्मूला जो हम मॉस वगैरह में लगाते हैं वही फार्मूले लगेंगे, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इसको मोर रियलिस्टिक कंडीशंस पे कैलकुलेट किया है ना। आप मॉस में क्या करते थे कि एक प्लेट दे दिया, मिनिमम एरिया ले लिया, तो मिनिमम एरिया डाल के लोड डाल के स्ट्रेस निकाल, है ना। लेकिन ये फैक्टर्स वगैरह कहीं कंसिडर नहीं करते थे, है ना। तो अभी यहाँ पर हमने फैक्टर कंसिडर किया, ठीक है, और फैक्टर कंसिडर करके इसको हमने तब जाके स्ट्रेस कैलकुलेट किया। लेकिन एक और चीज है इसमें जो लोड है ना, वो लोड एक्सियल लोडिंग तो है, लेकिन वो रिवर्स एक्सियल लोडिंग, ठीक है, रिवर्स एक्सियल लोडिंग मतलब उस प्लेट को बार बार केवल टेंसाइल फोर्स नहीं लगा, उसमें टेंसाइल भी लगता है, और फिर वो डायरेक्शन चेंज करके कंप्रेसिव हो जाता है, फिर टेंसाइल होता है, फिर कंप्रेसिव होता है, ठीक है। तो ये बार बार रिवर्स होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो प्लेट है इसमें रिवर्स एक्सियल लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल और देखेंगे हम। अब ये टाइम खत्म होने आ गया है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम अभी हम चालू करेंगे तो 2-3 मिनट में बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, परसों मिलेंगे फिर, ठीक है। और इस तरीके और बुक है आपके पास, बुक सभी के पास है, मैं तो ये बुक भेजा हूँ सभी को, बुक है सभी के पास। सर एक बार फिर से सेंड कर देंगे क्या? चलो मैं बुक भेज दूंगा, ठीक है। अब ये ओके देखो, ये सारे बुक के ही क्वेश्चन है, और सबको बनाने का ना तरीका एक ही है, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक मेथड जैसे मालूम हो गया ना क्या क्या करते हैं, है ना। और ग्राफ वगैरह टेबल वगैरह कहाँ से देखते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व वाले ही बनाने हैं, सॉल्व बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सॉल्व क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं बुक में, उतने में काम बन जाता है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन यहाँ नहीं बना पाएंगे ना, इतने सारे क्वेश्चन हैं, और हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस तो रहता ही है ना। डिस्कस करना चाहे तो हर एक क्वेश्चन को करना चाहिए, लेकिन अब उतना टाइम अपने पास नहीं रहेगा, है ना। तो हम मेन क्वेश्चन देखेंगे, और मेथड जिसमें आपको समझने की जरूरत है वो देखेंगे, ठीक है। अटेंडेंस में ले लिया हूँ, मैं खींच लिया फोटो, ठीक। तो ठीक है, फिर क्लास, यस सर। है ना, आज क्लोज करते हैं, अब मिलेंगे अपन परसों, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। मैं दूंगा, यही दूंगा भाई, मैं एक साथ कंपाइन करके मैं आपको ऐसा लेक्चर उसके बाद ना पोर्शन अब जो बाकी सब